ओके क्लास, तो आज हम ये प्रॉब्लम देखते हैं राउथ हर्विट्ज क्राइटेरियन पे। ठीक है, देखिए आपको ये प्रॉब्लम दिया है, अ क्लोज्ड लूप कंट्रोल सिस्टम। मेरी वॉइस आ रही है आप तक? वॉइस ऑडिबल है? ओके, तो देखिए क्वेश्चन क्या दिया है आपको। अ क्लोज्ड लूप कंट्रोल सिस्टम हैज द characteristic equation given by s cube plus 4.5 s square plus 3.5 s plus 1.5 is equals to 0। ओके, ये आपको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन दिया हुआ है। अब आपको क्या करने का है, इन्वेस्टिगेट द स्टेबिलिटी यूजिंग राउथ हर्विट्ज क्राइटेरियन। ओके, राउथ हर्विट्ज क्राइटेरियन का यूज करके आपको इसकी स्टेबिलिटी चेक करनी है, whether this system is stable or not। ओके, सो आपको मैंने बताया था कि जब हमें राउथ हर्विट्ज क्राइटेरियन सॉल्व करना होता है तो सबसे पहले व्हाट वी डू, वी जस्ट फॉर्म अ टेबल, दैट इज राउथ टेबल और राउथ हरी। ठीक है, दोनों नाम उसको दिए गए हैं। ये आपका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन डायरेक्टली आपको दे दिया है। ओके, सो यहाँ पे हम सबसे पहले देखते हैं इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में कि जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन उसका हाईएस्ट ऑर्डर क्या है। ओके, तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का हाईएस्ट ऑर्डर का क्या है, यहाँ पे 3 है। ओके, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे एक S3 का रो बनाएंगे, उसके बाद फिर जस्ट उसके नीचे S स्क्वायर का बनाएंगे। ठीक है, पहले तो हम ये दोनों रो प्रिपेयर करते हैं। तो S क्यूब के लिए क्या के जो मीन्स इसके रो में जो कोफिशिएंट्स आएंगे वो कौन कौन से आएंगे। सबसे पहले तो S क्यूब का जो कोफिशिएंट है वो आएगा। तो S क्यूब में क्या कोफिशिएंट है, मल्टीप्लिकेशन कोफिशिएंट क्या है इसमें, 1 है ना। सो मैंने यहाँ पे 1 लिखा। उसके बाद फिर S स्क्वायर का नहीं देखना है अपन को, डायरेक्ट फिर एक ऑर्डर छोड़ के एक ऑर्डर कम वाला जो है वो उसका कोफिशिएंट देखना है। तो S टू द पावर 1 में कोफिशिएंट क्या दिया है, 3.5 दिया है। फिर यहाँ पे आपने क्या लिखा, 3.5 लिखा। ओके, उसके बाद फिर सेकेंड रो फॉर्म करना है। तो सेकेंड रो में क्या करने का, सेकेंड रो में अच्छा एक और चीज देखो, आपने पहले क्या किया, फर्स्ट वाले रो के लिए S क्यूब का कोफिशिएंट लिखा, फिर एक छोड़ के S टू द पावर 1 का कोफिशिएंट लिखा। उसके बाद आप एक और देख लीजिए और है क्या इसके आगे, तो इसके आगे तो सिर्फ 1.5 है, जिस वो जो कि किसका कोफिशिएंट है, S टू द पावर 0 का, और फिर आगे कुछ तो है नहीं, इसलिए आपने फिर ये जो पहला वाला रो था यहीं पे खत्म हो गया। ओके, फिर उसके बाद एस स्क्वायर वाला रो फॉर्म करेंगे। तो एस स्क्वायर वाले रो में देखेंगे कि एस स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है। सो एस स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 4.5 है, तो 4.5 लिखा। फिर अगेन इसमें क्या किया, एक ऑर्डर छोड़ के फिर एस टू द पावर 0 का कोफिशिएंट क्या था वो हमने लिखा यहाँ पे। तो उसका कोफिशिएंट क्या है, 1.5 है। 1.5 बस लिखा, मतलब क्या कि उसको आप 1.5 को 1.5 इंटू एस टू द पावर 0 भी लिख सकते हैं ना, क्योंकि एस टू द पावर 0 इज नथिंग बट क्या, 1 ही हुआ। तो इसलिए हमने ये एज्यूम करके फिर एस टू द पावर 0 का जो क्वेश्चन था 1.5 वो यहाँ पे लिख दिया। ओके ओके, अब आपको क्या करने का है, आगे सिर्फ कैलकुलेशन करना है आपको। तो कैलकुलेशन में कैसे करते हैं अपन, अब देखिए आपने दो रो फॉर्म किया है, एस क्यूब वाला और एस स्क्वायर वाला। फिर इसके नीचे कौन सा वाला आएगा, एस टू द पावर 1 वाला। ठीक है, तो यहाँ पे आप कैसे करेंगे, ये देखिए मैंने आपको बताया भी था, 4.5 इंटू 3.5 माइनस 1 इंटू 1.5। ठीक है, ये देखिए ऐसा किया और अपॉन 4.5 किया। ओके, सो यू गेट दिस वैल्यू 3.16 यहाँ से यहाँ पे। उसके बाद फिर आप नेक्स्ट वाला वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो ये वाली वैल्यू कैलकुलेट कैसे करेंगे, 4.5 इंटू इसके आगे वाला कॉलम के जो कोफिशिएंट रहते हैं वो यूज करते हैं, बट यहाँ पे तो कोई कोफिशिएंट नहीं है, मतलब 0 है। तो 4.5 इंटू 0 माइनस 1 इंटू 0, सो 0 आ गया यहाँ पे। अब नेक्स्ट वाला रो देखिए, अब S0 में तो इसके वैल्यू कैसे हम लाएंगे, ये वाली वैल्यू कैसे लाएंगे, अगेन इसके लिए इसका जो ऊपर वाला रो है उसके कोफिशिएंट, वो वाला कोफिशिएंट यूज करेंगे, जस्ट ऊपर वाला। तो जस्ट ऊपर वाला कौन सा, 3.16 आया, तो 3.16 इंटू 1.5 माइनस 4.5 इंटू 0 अपॉन this same coefficient 3.16, so you get this value। okay,
अब हम क्या करते हैं, जब सारी चीजें कैलकुलेट हो जाती है उसके बाद हम देखते हैं कि कहीं ये जो फर्स्ट कॉलम ऑफ दिस राउथ टेबल है, तो फर्स्ट कॉलम ऑफ राउथ टेबल में कोई वैल्यू, उस वैल्यू पे साइन चेंज हुआ है क्या, ये हम देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे तो ऐसा दिख नहीं रहा, क्योंकि देखिए पहले 1 था, फिर 4.5 था, फिर 3.16 आया, फिर 1.5 आया, तो ऑल दीज वैल्यूज आर पॉजिटिव वैल्यूज. It means there is no sign change in the first column of Routh table. So it means since there is no sign change, so the given system is stable and no roots are lie in the right half of S plane. क्योंकि जो हम राउथ हर्विट्ज क्राइटेरियन है, उससे अपन हमें क्या कैलकुलेट, हम क्या निकालते हैं, उससे हमें ये पता चलता है कि हाउ मेनी नंबर ऑफ रूट्स आर प्रेजेंट इन LHS ऑफ एस प्लेन. ठीक है, तो क्योंकि फ्रॉम दी राउथ हर्विट्ज क्राइटेरियन इट इज गिवन कि अगर फर्स्ट कॉलम की कोफिशिएंट के साइन चेंज नहीं हो रहे हैं, तभी वो सिस्टम स्टेबल होगा. और अगर कोई भी एक टाइम भी साइन चेंज अगर दिख जाता है आपको इस कॉलम में, तो सिस्टम जो होगा वो अनस्टेबल होगा. ठीक है, समझा आप सभी को? बोलिए. देखो, क्योंकि अभी हम स्टार्टिंग के चैप्टर्स पढ़ रहे हैं. हाँ बोलो. हाँ ठीक है. बाकी आपके क्लासमेट्स क्यों नहीं अटेंड करते क्लास? कुछ पता है आप लोगों को? क्योंकि अगर वो लोग ऐसे कंटिन्यू करेंगे ना, अगर नहीं वो लोग अटेंड करेंगे, फिर कुछ तो कॉलेज एक्शन लेगी जरूर उन पे. तो बोल दीजिएगा उनको कि सभी अपने जितने भी क्लासेस हो रहे हैं उनके वो अटेंड करें. ठीक है. अच्छा, एक और चीज़ बोलना चाह रही हूँ मैं. अभी जो हम स्टार्टिंग में जितने भी टॉपिक्स पढ़ रहे हैं, जो भी हम पढ़ रहे हैं अभी, वो आप ध्यान दे के सुनिए, ध्यान दे के पढ़िए, और जो समझ नहीं आता बिल्कुल बोलिए, क्योंकि इसके बाद फिर धीरे धीरे ना इसमें जो टॉपिक है वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता जाएगा, और वो उसकी जो उसका जो बेस है वो स्टार्टिंग वाले यूनिट्स ही हैं उसके बेस. सो अगर आपको ये सब चीज़ें क्लियर नहीं रहेंगी, स्टार्टिंग की चीज़ें, तो इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू अंडरस्टैंड. ठीक है, चलो दूसरा क्वेश्चन बना लेते हैं. ठीक है. डिटरमिन द स्टेबिलिटी ऑफ द सिस्टम हुज ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन इज गिवन बिलो. अच्छा, देखिए, अभी जो पहला वाला क्वेश्चन था उसमें क्या था, आपको डायरेक्ट कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन दिया हुआ था, बट आपके नेक्स्ट क्वेश्चन में सिर्फ आपको ट्रांसफर फंक्शन दिया है, आपको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन नहीं दिया है. तो आपको पता होना चाहिए कि आप कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कैसे निकालते हैं. ओके, तो मैं आप लोगों को एक नॉर्मल बात बता रही हूँ. जैसे देखिए, हम ट्रांसफर फंक्शन कैसे लिखते हैं, सी एस अपॉन आर एस, क्योंकि सी एस को हम क्या बोलते हैं, लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ आउटपुट सिग्नल, और आर एस को बोलते हैं लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ इनपुट सिग्नल. ओके, तो जो सी एस बाय आर एस है वो हम उसको हम जी और एच के टर्म में कैसे लिखते हैं, सी बाय आर इज इक्वल्स टू जी अपॉन 1 प्लस जी इंटू एच. अब देखिए यहाँ पे जो G और H या C और R ऑल आर इन लैपलास ट्रांसफॉर्म, मैंने लेकिन डायरेक्ट सी आर ऐसा लिख दिया, जी एच ऐसे लिख दिया. ठीक है, बट एक्चुअली इट शुड बी C ऑफ S, R ऑफ S, G ऑफ S, H ऑफ S, इस तरह से होना चाहिए. ओके, मैंने ये जस्ट आपको बताने के लिए ऐसा लिखा है. तो देखिए, आप ट्रांसफर फंक्शन को कैसे लिखते हैं, G अपॉन 1 प्लस जी इंटू एच. ओके, तो ये जो आपका नीचे वाला टर्म है 1 प्लस जी एच, ये आपका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कहलाता है. ओके, और हियर इट इज गिवन कि सी ए एस अपॉन आर एस इज इक्वल्स टू दिस 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 एक्सप्रेशन. ठीक है, तो आपका जो न्यूमरेटर का जो एक्सप्रेशन रहेगा वो आपका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बताएगा. ओके, जो न्यूमरेटर का जो एक्सप्रेशन है वो आपको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बताएगा, इफ यू आर हैविंग सी एस बाय आर एस वाले फॉर्म में अगर आपको दिया है ट्रांसफर फंक्शन तो. ओके, और अगर आपको जी और एच अलग अलग से दिया रहेगा तो आप क्या करेंगे, 1 प्लस जी एच. ये देखिए आप क्या करेंगे, अगर आपको सिर्फ G और H दिया होगा ना, सो इन दैट केस व्हाट यू विल डू, यू विल जस्ट 1 प्लस जी एस इंटू एच एस
इज इक्वल्स टू 0 करके, ठीक है। तो यहाँ से जो एक्सप्रेशन आएगा ना वो फिर आपका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कहलाएगा। सो अभी तो आपको इस फॉर्म में दिया है ना, तो इस फॉर्म में दिया है, तो आपका यहाँ से कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, ये हो जाएगा ये वाला, ओके, ये वाला, ये जो एक्सप्रेशन है वो हो जाएगा, ओके। नाउ अब आपको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मिल गई है ना। अब आपको यहाँ पे राउथ हर्विट्ज क्राइटेरियन अप्लाई करके इसकी स्टेबिलिटी पता करनी है। तो अगेन आप ये कॉलम, ये टेबल फॉर्म करेंगे, है ना। तो अब जब टेबल फॉर्म करेंगे तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि हाईएस्ट ऑर्डर क्या है। तो इसका हाईएस्ट ऑर्डर है s टू द पावर 5, ओके। तो हम यहाँ पे दो s टू द पावर 5 और s टू द पावर 4 ये दोनों लिख लेंगे। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, s टू द पावर 5 का कोफिशिएंट देखते हैं, कितना है उसका कोफिशिएंट, 1 है, तो हमने यहाँ पे 1 लिखा। उसके बाद फिर ये s टू द पावर 4 छोड़ के s टू द पावर 3 वाला कोफिशिएंट यूज करूंगी, तो ये 2 है, तो यहाँ पे मैंने 2 लिखा। फिर ये छोड़ करके ये वाला लिखूंगी, तो इसका कोफिशिएंट क्या है, 5 है, तो मैंने 5 लिखा यहाँ पे, ओके। अब उसके बाद s टू द पावर 4 वाले रो में देखिए, सबसे पहला कोफिशिएंट कौन सा होना चाहिए, s टू द पावर 4 का होना चाहिए, ओके। तो s टू द पावर 4 का कोफिशिएंट क्या है, 1.5, तो मैंने यहाँ पे 1.5 लिखा। फिर एक छोड़ के नेक्स्ट वाला, तो ये 4 लिखा। फिर एक छोड़ के ये वाला, सो यहाँ पे 10 लिखा, ओके। अब यहाँ पे नॉर्मल कैलकुलेशन ही करना है आपको। तो नेक्स्ट रो में s3 वाले, s टू द पावर 3 वाले रो में उसके कोफिशिएंट कैलकुलेट करने के लिए क्या करना है, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस अपॉन दिस, ओके। ये देखिए मैंने किया ये, तो आपको वैल्यू मिल गई ये -0.66, ठीक है। फिर अब नेक्स्ट वाला वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, तो नेक्स्ट वाला में क्या होगा, 1.5 तो रहेगा ही, 1.5 इंटू 5 माइनस 1 इंटू 10, तो ये हो गया अपॉन 1.5, सो ये आ गई आपकी वैल्यू -1.66। फिर नेक्स्ट वाला, तो ये वाला ये एक्सप्रेशन कैसे लाएंगे, 1.5 इंटू, यहाँ पे कोई वैल्यू तो है नहीं, तो 0 हो गया, इसलिए वैसे ही फिर एस स्क्वायर के लिए देखिए, ये इसके लिए कैसा होगा, ये वाली वैल्यू माइनस, सॉरी इंटू ये वाली वैल्यू माइनस दिस इंटू दिस अपॉन दिस वैल्यू, ठीक है। तो जब आप वो कैलकुलेट करेंगे तो यू विल हैव दिस वैल्यू, ओके। अगेन फिर इधर का भी वैसे कैलकुलेट करने का, फिर इसका कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये इंटू ये माइनस ये इंटू ये अपॉन ये, तो आपको 10 आ गया। ये वाला कैसे लाओगे, ये इंटू ये माइनस ये इंटू ये अपॉन ये, सो ये आ गया। ये कैसे लाएंगे आप, ये इंटू ये इंटू ये माइनस ये इंटू ये अपॉन ये, तो ये 0 आ जाएगा, वैसे ही फिर ये आ जाएगा, ओके। अब जो है ओके अब आपने क्या किया, आपने कंप्लीटली ये जो टेबल था वो ड्रॉ तो कर लिया, राउथ टेबल ड्रॉ कर लिया। अब इसके बाद आपको इसकी स्टेबिलिटी कैलकुलेट करनी है या स्टेबिलिटी डिटरमिन करनी है। तो अब क्या करते हैं हम सबसे पहला वाला जो कॉलम है, ये वाला कॉलम को चेक करते हैं कि वेदर इफ देर इज एनी साइन चेंज और नॉट, ठीक है। तो देखते हैं, वन बाय वन देखते हैं। 1 है यहाँ पे, 1.5 है, तो चेंज नहीं हुआ। 1.5 से फिर -0.66 आया, मतलब यहाँ पे एक बार चेंज हुआ है। फिर यहाँ के बाद यहाँ आए, तो अगेन ये माइनस से प्लस हो गया, तो 2 बार चेंज हो गया। यहाँ पे भी प्लस, यहाँ पे भी, मतलब टोटल जो चेंजेस आए इस कॉलम में वो कितने आए, 2 आए, ओके। क्योंकि 1.5 के बाद ये नेगेटिव वैल्यू आई, तो एक बार साइन चेंज हुआ।
फिर इस निगेटिव वैल्यू के बाद ये पॉजिटिव वैल्यू है, मतलब 2 बार हुआ। तो क्योंकि देर आर 2 टाइम्स ऑफ साइन चेंज इन फर्स्ट कॉलम ऑफ राउथ टेबल, द गिवन सिस्टम इज अनस्टेबल एंड देर इज 2 रूट्स विच इज लाई इन द राइट हाफ ऑफ एस प्लेन। ये चीजें, ये जो मैंने पूरा बोला वो आपको पूरा कंप्लीटली लिखना है। ये पूरा आप टेबल बनाने के बाद ये पूरा लिखेंगे। ओके, तो देखिए, as there are 2 changes in sign of the elements in the first column of Raoult table, it is concluded that the system has 2 roots with positive real part and as such the system is unstable. Okay, आ गया आंसर। तो जब आपको ये जब भी आपको राउथ हर्विट्ज क्राइटेरियन का क्वेश्चन दिया है तो आप पहले ये टेबल फॉर्म करके पूरा कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद फिर एनालाइज करना है फर्स्ट कॉलम में कि ऐसा नंबर ऑफ चेंजेस कितने बार हुआ है, उसके बाद फिर कंक्लूजन लिखना है। ठीक है, दिस इज मस्ट, देन ओनली यू विल गेट द फुल मार्क। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं एक काम करती हूँ, देखो अभी ना मैंने ये जो मैंने नोटबुक में सॉल्व किया था उसको फिर आपको लोग को ये दिखा रही हूँ, है ना। तो मैंने एक दूसरे बुक से सॉल्व किया था ये, और एक और दूसरे बुक में सॉल्व्ड एग्जांपल्स हैं। तो मैं क्या करती हूँ, वो सॉल्व्ड एग्जांपल्स आपको फिर वो भेज देती हूँ, आप वो घर पे करिएगा। उसके बाद फिर उसमें जब प्रॉब्लम आएगा ना, जो डाउट होगा वो फिर मुझे पूछना, चलेगा? बोलो। हेलो। अरे बोल। हाँ, तो कैसे क्या है कि तुम लोग अपने घर पे भी प्रैक्टिस कर लोगे, और फिर अगर डाउट होगा तो फिर मुझे, मैं तो हूँ बताने के लिए। अच्छा, अब एक बात सीरियसली पूछ रही हूँ मैं, क्या आप लोगों को सच में समझ आ रहा है या कुछ प्रॉब्लम हो रहा है? मैं कुछ नहीं बोलूँगी, बस मुझे जानना है, क्योंकि इतने कुछ दिनों में तो अच्छा खासा अटेंडेंस था, उसके बाद फिर पूरा कम हो गया आप लोगों का। बताइए। तो क्या नहीं समझ आता? अभी तक जो समझाया है मैंने, जो पढ़ाया है वो समझ आया है ना? बस ये जानना चाहती हूँ मैं। नहीं आया है? तुम लोगों को रिस्पॉन्स करना पड़ेगा ना, तब तो पता चलेगा। एनीवेज, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। डिटरमिन द स्टेबिलिटी ऑफ अ क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम हुज कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज दिस। ओके, यहाँ पे आपको डायरेक्ट दे दिया है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। अब हम एज यूजुअल क्या करेंगे, ये टेबल फॉर्म करेंगे। टेबल फॉर्म करेंगे तो सबसे पहले देखेंगे कौन सा हाईएस्ट ऑर्डर क्या है, तो हाईएस्ट ऑर्डर 5 है, तो वो वाला रो बनेगा, उसके जस्ट एक कम वाला रो बनेगा। ओके, उसके बाद फिर हम क्या करते हैं, ये सब कैलकुलेशन करेंगे। ये सब वैल्यूज फीड किए, तो कैसे किया, ये वाला लिया कोफिशिएंट, फिर ये वाला लिया कोफिशिएंट, फिर ये वाला लिया, फिर S4 के लिए ये वाला लिया, ये वाला लिया, ये वाला लिया। ओके, तो आपने ये कैलकुलेट किया तो आपको मिलता है कि S क्यूब वाला जो रो है उसमें फर्स्ट एलिमेंट ही 0 आ गया आपको। ठीक है, तो जब ऐसा केस आता है कि कोई एक एलिमेंट, फर्स्ट ये वाला जो कॉलम है, फर्स्ट वाला कॉलम, उसमें अगर कोई एक एलिमेंट 0 हो जाता है ना, उसके बाद फिर हमें उसमें कुछ चेंजेस करने पड़ते हैं। ठीक है, कंप्लीट वो टेबल फिर से बनाना पड़ता है और फिर कुछ चेंजेस करने पड़ते हैं। तो देखिए क्या चेंज करना पड़ता है। हम क्या करेंगे, जो 0 है ना उसको एक वेरिएबल एप्सिलॉन है उससे हम रिप्लेस करेंगे। ओके, उसके बाद फिर बाकी कैलकुलेशन एज इट इज करेंगे। तो देखिए मैंने क्या किया, ये S5 वाला रो और S4 वाला रो एज इट इज है जैसे आपका पहले था। ओके, अब S क्यूब वाला जो रो है वहां पे जो 0 आया वहां पे मैंने एप्सिलॉन पुट किया। बाकी इधर से अपन को कोई मतलब नहीं, ये वाले एलिमेंट्स क्या आ रहे हैं उससे अपन को कोई मतलब नहीं। ओके, वी जस्ट हैव टू फोकस इन दी फर्स्ट कॉलम ऑफ इस टेबल की, ये फर्स्ट कॉलम पे। ओके, सो यहाँ से हमें क्या मिला कि ये 0 है, तो 0 को हमने क्या किया, एप्सिलॉन से रिप्लेस किया। ओके, ये वाला रो कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट रो पे कैलकुलेशन करना है, ये एस स्क्वायर है। ठीक है, हाँ, इस रो का कैलकुलेशन करना है, तो इस रो का कैलकुलेशन कैसे होगा,
जैसे नॉर्मली होते आया वैसे ही होगा, बट यहाँ पे एक एप्सिलॉन चीज जो है वो एक्स्ट्रा आ गई है। तो हम ये कैसे कैलकुलेट करते हैं, एप्सिलॉन इंटू 2 माइनस 1 इंटू 1 अपॉन एप्सिलॉन। सो ये आ गया आपको। ये वाला कैसे लाएंगे, एप्सिलॉन इंटू 10 माइनस 1 इंटू 0 अपॉन एप्सिलॉन। सो ये 10 आ गई आपकी वैल्यू। फिर नीचे वाला देखिए, नीचे वाला कैसे होगा, दिस वैल्यू इंटू दिस वैल्यू माइनस दिस इंटू दिस अपॉन दिस। सो ये पूरा कैलकुलेट करने के बाद मुझे ये वैल्यू मिला, तो ये मैंने लिख दिया। ठीक है, अब एप्सिलॉन का क्या करना है, तो क्योंकि देखिए आपने क्या किया था, जो जीरो आया था आंसर, उसके जगह आपने एप्सिलॉन पुट किया था, है ना। तो यहाँ पे जहाँ जहाँ पे ये फर्स्ट कॉलम पे जहाँ जहाँ पे ये एक्सप्रेशन है एप्सिलॉन के साथ, उस एक्सप्रेशन को हम क्या करते हैं, एप्सिलॉन टेंड्स टू जीरो करके वो लिमिट पुट करके फिर उसकी वैल्यू कितनी आ रही है वो कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए ये वाला जो एक्सप्रेशन है, यहाँ से एप्सिलॉन की वैल्यू जीरो पुट करेंगे, लिमिट जीरो पुट करेंगे, सो यू विल गेट माइनस इन्फिनिटी, क्योंकि 2 इंटू जीरो जीरो हो गया, माइनस वन, तो ऊपर वाला टर्म माइनस वन हो गया, और माइनस वन अपॉन ये जीरो होगा, तो समथिंग अपॉन जीरो इज ऑलवेज इन्फिनाइट, और ये तो माइनस वन अपॉन जीरो था, तो इसलिए माइनस इन्फिनाइट आ गया। ओके, अब ये वाला एक्सप्रेशन, तो ये वाला एक्सप्रेशन में फिर वैसे ही होना है। तो ये तो कैसा, ये वाला टर्म जीरो, इसमें ये वाला टर्म जीरो हो गया, तो सिर्फ वन बचा। ओके, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू वन आ गई। अब देखिए अब क्या हो रहा है, यहाँ पे मैंने क्या बोला, माइनस इन्फिनिटी बोला ना, लिमिट पुट करके देखी तो माइनस इन्फिनिटी आ रहा है, यहाँ पे कितना आ रहा है, वन आ रहा है। अब देखो तो कितने नंबर ऑफ साइन चेंज कितने बार हुआ है, बताइए, आप लोग ही बताओ, बताओ बताओ जल्दी बताओ, इस कॉलम में कितने बार साइन चेंज हुआ है, देखिए। सुमन शुक्ला और क्या कुंदन कुमार, बताओ तुम लोग देख के, बाकी बाकी लोग को भी बोल रही हूँ मैं, कम ऑन, कितने बार हुआ है, चार बार, कैसे कैसे चार बार हुआ है बताइए मुझे, यहाँ से यहाँ पे एक आध बार चेंज हुआ है, यहाँ से यहाँ चेंज हुआ है, यहाँ से नहीं हो, हाँ नहीं है, सेम है, क्योंकि सेम पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। इसके बाद फिर यहाँ पे चेंज हुआ है, नहीं नहीं हुआ है, यहाँ पे भी नहीं हुआ है ना। अब अपसलान के बाद माइनस इन्फिनिटी, यहाँ पे चेंज हुआ, हाँ हाँ, तो एक बार हुआ, मैं यहाँ पे एक लिख देती हूँ। फिर माइनस इन्फिनिटी से यहाँ वन आया यहाँ पे, तो यहाँ पे कितने बार हुआ, यहाँ पे चेंज हुआ, हाँ मतलब, हाँ ठीक है, मतलब टोटल अगर देखें तो दो बार ही तो चेंज हो रहा है, चार कैसे, दो बार हुआ ना। नहीं नहीं, ये लिमिट जो निकाला है हमने वो वही तो मैंने फिर ये वैल्यू फिट की ना, ये देखिए, मैंने भले अलग से लिमिट लिया है लेकिन वही वैल्यू यहाँ पे पुट की है, जबकि आपका जो टेबल है वो तो इतना ही है, S5 से लेके S0 S1 तक है, ये देखिए यहाँ तक ही है, ठीक है। हाँ ओके, तो मतलब टोटल नंबर ऑफ साइन चेंज क्या है, दो बार हुए हैं, मतलब क्या कि जो गिवन सिस्टम रहेगा वो अनस्टेबल है। ओके, यहाँ से कंक्लूजन निकल गया। मतलब कितने नंबर ऑफ रूट जो है राइट हाफ पार्ट ऑफ एस प्लेन पे आएंगे, दो रूट्स। ओके, जितने बार साइन चेंज होता है उतने बार उतने नंबर ऑफ रूट्स जो है वो राइट हाफ ऑफ एस प्लेन पे लोकेट होते हैं। ओके, अच्छा अब कुछ चीजें हैं जो ध्यान पे रखनी है, वो मैं बताती हूँ यहाँ पे, ठीक है। The presence of a zero in the first column of the Raoult's tabulation leads to the following conclusion. जो एक सिंगल जीरो हमें मिला था फर्स्ट कॉलम में, उसकी वजह से क्या क्या हमारे सिस्टम में मीन्स क्या हम एनालाइज कर सकते हैं बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अ सिंगल जीरो, वो हम देखते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट देखिए, इक्वल रूट्स विथ ऑपोजिट साइंस एज वन ऑफ द रूट इज पॉजिटिव, द सिस्टम इज अनस्टेबल एज इंडिविजुअल एज इंडिकेटेड बाय द साइन चेंज इन द फर्स्ट कॉलम। ये देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, अगर आपके कॉलम मीन्स आपका जो राउट टेबल आया उसके फर्स्ट कॉलम में अगर एक भी जीरो आता है, तो जो सिंगल वो जो जीरो आया, वो जीरो आना क्या इंडिकेट करता है हमें, कि जो आपका सिस्टम है
वो अनस्टेबल तो होगा ही, और साथ ही साथ आपको देखिए, इक्वल रूट विथ ऑपोजिट साइन एज वन ऑफ द रूट इज पॉजिटिव द सम इज साइन, इक्वल रूट्स मिलेंगे सिस्टम के, वो जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन उसका इक्वल रूट मिलेगा विथ ऑपोजिट साइन। ओके, इक्वल रूट विथ ऑपोजिट साइन। और मैंने कुछ दिनों पहले आपको रूट्स वाले सब चीजें बताई थी कि अगर इक्वल रूट होता है तो क्या होता है, सेम साइन के रूट्स होते हैं तो क्या होता है, अगर कॉम्प्लेक्स वाले इमेजिनरी पार्ट में रूट्स आ जाते हैं तो उससे क्या होता है सिस्टम, वो सब मैंने बताया था ना। तो वहाँ उसको आपको एक बार देखना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे यही यही बोलना चाह रही हूँ कि अगर एक भी जीरो प्रेजेंट होता है आपके फर्स्ट कॉलम में, उसका मतलब ये रहता है कि वो सिस्टम तो अनस्टेबल है ही, और साथ ही साथ वो उसके जो रूट्स हैं वो इक्वल रूट्स मिलेंगे विथ ऑपोजिट साइन, ये अपन को पता चल जाता है अगर सिंगल जीरो है तो। ठीक है, अब दूसरा कंडीशन देखें, पेयर ऑफ कॉन्जुगेट रूट ऑन इमेजिनरी एक्सिस, दिस गिव्स मार्जिनल स्टेबिलिटी प्रोवाइडेड देयर इज नो साइन चेंज इन द फर्स्ट कॉलम। अच्छा देखो, अभी का जो कंडीशन था उसमें क्या था कि आपने जो भी क्वेश्चन सॉल्व किया उसमें फर्स्ट कॉलम में आपको 2 बार साइन चेंज दिखे थे, ठीक है। तो क्योंकि आपको 2 बार साइन चेंज दिखे थे तो इसलिए आपने ये कंक्लूजन निकाला कि वो जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है उसके इक्वल रूट होंगे विथ ऑपोजिट साइन। लेकिन सपोज अगर फर्स्ट कॉलम में कोई भी साइन चेंज नहीं होता जीरो आने के बावजूद, ठीक है, अगर कोई भी साइन चेंज नहीं होता जीरो आने के बावजूद, तो हम क्या क्या कंक्लूजन निकालते कि पेयर ऑफ कॉन्जुगेट रूट ऑन इमेजिनरी एक्सिस, मतलब आपका जो इमेजिनरी एक्सिस है यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे पेयर ऑफ कॉन्जुगेट रूट लोकेट हो रहा है, जिसके वजह से आपका जो सिस्टम होगा वो मार्जिनल स्टेबल होगा। समझ आया आप लोग को ये? बताइए, बोलो ना, समझ आया क्या? हाँ, कि अगर जीरो आता है तो जीरो आएगा अगर हमारे फर्स्ट कॉलम में, तो उसकी दो पॉसिबिलिटी रहती है, या तो इक्वल रूट विथ ऑपोजिट साइंस रहेंगे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के, या तो फिर पेयर ऑफ कॉन्जुगेट रूट रहेंगे इमेजिनरी एक्सिस पे, ठीक है। और अगर आप वो टेबल सॉल्व करते हैं और टेबल सॉल्व करने के बाद में आपने जीरो को रिप्लेस कर दिया एप्सिलॉन से, तो वो करने के बाद अगर आपको साइन चेंज मिलता है मतलब वो सिस्टम अनस्टेबल है, और अगर साइन चेंज नहीं मिलता, थ्रू आउट सेम साइन रहता है, तो आप क्या बोलेंगे कि वो जो सिस्टम है उसका पेयर ऑफ कॉन्जुगेट रूट होगा उस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का, और बिकॉज ऑफ द पेयर ऑफ कॉन्जुगेट रूट ऑन इमेजिनरी एक्सिस द गिवन सिस्टम विल बी मार्जिनली स्टेबल। ओके, आई विल प्रोवाइड दिस पीडीएफ्स, तो वहां से फिर आप एक बार और देख लीजिएगा। ओके, अब चलो एक दूसरा वाला क्वेश्चन देखते हैं। ये भी एक, यहाँ पे भी एक नया कंसेप्ट हमें मिलेगा इस क्वेश्चन में भी, ठीक है। तो देखो ये क्वेश्चन क्या है, डिटरमिन द स्टेबिलिटी ऑफ अ सिस्टम हैविंग फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। अगेन आपको ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन दिया है और आपको इसकी स्टेबिलिटी डिटरमाइन करनी है। तो सबसे पहले हम राउथ टेबल बना दिए, राउथ टेबल में बनाने के बाद फिर हमने ये दोनों रो फॉर्म भी कर लिया। आपको पता है कैसे फॉर्म करते हो, जब आप ये वाला रो फॉर्म करेंगे तो आप क्या करेंगे, S6 का कोएफिशिएंट लेंगे, फिर इसका लेंगे, फिर इसका लेंगे, फिर इसका लेंगे, तो आपने ये बना दिया। उसके बाद फिर S4 का रो फॉर्म करेंगे, तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले S5 का जो है कोएफिशिएंट वो लेंगे, उसके बाद फिर एक एक छोड़ के बाकी पूरा फिर ये कंप्लीट करेंगे। उसके बाद फिर ये वाला रो के कोएफिशिएंट्स कैसे निकालते हैं, हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं और कुछ डिवाइड करते हैं, तो कैसे आएगा ये वाला वैल्यू, 1 into 5 माइनस 1 into 3/1, सो ये वैल्यू आ गई, ऐसे आ गई। उसके बाद फिर इसके आगे जब आप ये नेक्स्ट रो कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा कि जो नेक्स्ट रो आता है इसके सभी के सभी वैल्यू जीरो हो गए हैं। देखिए कैलकुलेशन तो वैसे ही करना है, यहाँ पर कैलकुलेशन कैसे करना है, ये वैल्यू माइनस ये वैल्यू, सॉरी ये वैल्यू इंटू ये वैल्यू माइनस दिस इंटू दिस अपॉन दिस, सो आपको जीरो मिल जाएगा। फिर अगेन ये वाले के लिए क्या करेंगे, 2 इंटू -4 माइनस 1 इंटू -8 अपॉन 2, तो जीरो आ जाएगा। तो ऐसे ये पूरा रो जीरो आ गया। तो जब ये कंप्लीट एक रो जीरो हो जाता है उसके उसके लिए फिर अगेन हमें कुछ एक्स्ट्रा जो चीजें हैं वो करनी पड़ती है। मतलब
when you will have the complete row 0, when you will get the complete row 0, then what you will do, you will form an auxiliary equation. Okay, अब auxiliary equation कैसे फॉर्म होता है, जो रो आपका जीरो हुआ है, कंप्लीट जीरो हुआ है, उसके सभी एलिमेंट्स जीरो हुए हैं, उस रो के जस्ट ऊपर वाला जो रो रहता है उसके कोफिशिएंट यूज करके हम ऑक्सिलरी इक्वेशन फॉर्म करते हैं। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, 2 इंटू एस टू द पावर 4 प्लस 6 इंटू सिक्स इंटू एस स्क्वायर हो जाएगा। ये ध्यान पे रखिएगा, यहाँ पे 6 एस टू दी पावर क्यूब नहीं होगा, एस का एस क्यूब नहीं होगा। ओके, यहाँ पे क्या होगा, एस स्क्वायर होगा माइनस 8। फिर आप क्या करते हैं, आपने ऑक्सिलरी इक्वेशन फॉर्म कर लिया, फिर ये ऑक्सिलरी इक्वेशन को हम डिफरेंशिएट करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू एस। तो जो डिफरेंशिएट करने के बाद जो एक्सप्रेशन आता है उसके कोफिशिएंट्स यूज करके हम इस रो को कंप्लीट करते हैं। मतलब यहाँ से आपको कोफिशिएंट्स क्या आए, 8, 12 और 0, तो ये वैल्यूज हम फिल करेंगे। मतलब यहाँ पे आप 8 लिखेंगे, यहाँ पे 12, यहाँ पे 0। ये देखिए एस क्यूब वाला, ये देखिए, ठीक है। तो फिर आप ये तो फिर आपको एक अगेन एक नया टेबल बनाना पड़ेगा, और इसके एस क्यूब वाला रो के पहले जो चीजें थी वो एज इट इज रखेंगे आप, ये सब एज इट इज रखेंगे। बस आपको क्या करना रहेगा, एस क्यूब वाले जो कोफिशिएंट्स है वो चेंज करने पड़ेंगे। तो आपने ये कर दिया, चेंज कर दिया, फिर आगे की जो कैलकुलेशन है वो वैसे ही करना है आपको। उसके बाद फिर अगेन इसमें फिर कंक्लूजन निकालना का बारी आया है ना। अब ये पूरा आपने टेबल ड्रॉ कर लिया, सारी कैलकुलेशन हो गए। अब अगेन आप देखेंगे कि नंबर ऑफ साइन चेंज कितना हुआ है। तो देखो कितना हुआ है, यहाँ से यहाँ तक तो एक भी नहीं हुआ, यहाँ पे भी नहीं हुआ है, यहाँ पे हुआ है, बस लास्ट में एक साइन चेंज हुआ है। मतलब ये सिस्टम अनस्टेबल हो गया। अगर साइन चेंज मिलता है मतलब सिस्टम इज अनस्टेबल। ओके, अब इस क्वेश्चन से, क्योंकि दिस वाज समथिंग यूनिक है ना, तो कुछ तो नया था ना इस क्वेश्चन में, तो उससे इस कंडीशन से क्या अपन को एनालाइज करना है वो देखिए। All the elements of a row in route tabulation being 0 indicate a pair of conjugate root on imaginary axis, and on substitution of coefficient of differentiation of auxiliary equation in the 0 element row, no sign change is noted in the first column of route tabulation, then the system is marginally stable. However, if any two roots of route tabulation are 0, it can be concluded that a pair of conjugate roots on imaginary axis having multiplicity order of 2 is present. This shows unstable system even though no change of sign in the first column observed. ये देखो यहाँ पे कंक्लूजन में क्या बातें बता रहा है कि देखिए अभी का कंडीशन क्या था कि अभी आपका कंप्लीट रो 0 हो गया था। तो जब ऐसा होता है ना कि कंप्लीट एक रो 0 हो जाता है, तो वो कंप्लीट एक रो 0 होना क्या इंडिकेट करता है कि अ पेयर ऑफ कॉन्जुगेट रूट ऑन इमेजिनरी एक्सिस इज प्रेजेंट। मतलब आपका जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन दिया है उस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का पेयर ऑफ कॉन्जुगेट रूट रहेगा। ओके, और क्योंकि यहाँ इस आपके इस वाले कंडीशन में साइन चेंज हुआ था इसलिए ये सिस्टम अनस्टेबल है। अदरवाइज आप क्या बोलेंगे, अगर ये कोई भी साइन चेंज नहीं दिखता अगर आपको, तो आप क्या बोलते कि गिवन सिस्टम इज मार्जिनली स्टेबल। ठीक है, मार्जिनली स्टेबल मतलब क्या होता है, मैंने आपको बताया था, नाइदर इट इज स्टेबल नॉट इट इज अनस्टेबल। ओके, ये दोनों के बीच का केस रहता है मार्जिनली स्टेबल। ठीक है, अब दूसरा कंडीशन क्या बोल रहा है, देखिए ये वाले क्वेश्चन में तो आपका सिर्फ एक रो ही 0 हुआ था। इफ इन केस आपको दो रो 0 मिल जाते हैं, मतलब सपोज ये रो भी 0 हो गया होता, ये रो भी 0 हो गया होता, ठीक है, तो उस केस में क्या बोल एनालाइज करके क्या हम कंक्लूजन निकालते कि इसका इस जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है इसके पे मतलब ये देखिए, अ पेयर ऑफ कॉन्जुगेट रूट ऑन इमेजिनरी एक्सिस हैविंग मल्टीप्लिसिटी ऑर्डर ऑफ 2। मतलब मैं पेयर ऑफ कॉन्जुगेट रूट किसको बोलते हैं, जब आपको जैसे ये एस प्लेन है, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, प्लस प्लस जे होगा, ये प्लस जे होगा, और ये वाला क्या होगा, माइनस जे। तो ये कहलाएगा आपका आपका पेयर ऑफ कॉन्जुगेट रूट। बट अगर यहाँ पे मल्टीपल रूट्स होते मतलब सेम प्लेस में, जैसे यहाँ पे प्लस जे ना, वहाँ पे डबल प्लस जे रहता और यहाँ पे डबल माइनस जे रहता, तो वो क्या कहलाता, पेयर ऑफ कॉन्जुगेट रूट ऑन इमेजिनरी एक्सिस हैविंग मल्टीप्लिसिटी ऑर्डर। ओके, ये ध्यान पे रखिए। तो
अगर 2 रो 0 होते तो ये कंडीशन आता। ओके, आज के लिए इतना ही रख करते हैं। ओके क्लास।